रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है मेजर फॉर मेजर प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। आज की इस वीडियो में विलियम शेक्सपियर का बायोग्राफिया देखेंगे, की पॉइंट्स देखेंगे इस प्ले मेजर फॉर मेजर के। इसके बाद इसके कैरेक्टर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे ताकि समरी बेहतर तरीके से हमें समझ आ सके। पर आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं यूट्यूब पे आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। BS इंग्लिश लिटरेचर नोट्स का यूट्यूब पे मेरा चैनल है जिस पे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स की बहुत सारे टॉपिक्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेंटलिज्म जब आप सुन लेते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स PDF का लिंक दिया हुआ होगा। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहाँ से PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ जिसमें हमने डिस्कस करना है मेजर फॉर मेजर प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर इंग्लिश प्ले राइट हैं, पोइट हैं और एक्टर हैं। यानी कि प्ले लिखा करते थे, पोइट्री किया करते थे और स्टेज पे परफॉर्म भी किया करते थे एज एन एक्टर। इनको ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क प्रोड्यूस किया है रेनेसां टाइम पीरियड के अंदर इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। इसके अलावा इनको ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट भी कहते हैं इस वजह से क्योंकि इन्होंने 37 प्लेज लिखे हैं जिसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी का वर्क प्रोड्यूस किया है। इनको नेशनल पोइट ऑफ इंग्लैंड भी कहते हैं और इनका जो टाइटल है वो बार्ड ऑफ एवन है। 1564 के अंदर यूनाइटेड किंगडम में पैदा हुए और 1616 के अंदर इनकी डेथ हो गई यूनाइटेड किंगडम के अंदर। लिटरेचर का एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर है और इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर। जब हम इस प्ले के की फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो ये प्ले जब विलियम शेक्सपियर ने लिखा तो टाइम पीरियड हो रहा था 1603 से लेकर 1604 तक का, और इसको सबसे पहले परफॉर्म कराया गया था 1604 के अंदर, यानी कि इसको पब्लिश कराया गया था 1604 के अंदर। जॉनरा का जिक्र करें तो बाय फिक्शन है, यानी कि फिक्शनस स्टोरी है और प्रॉब्लम प्ले है। प्रॉब्लम प्ले वो प्ले होते हैं जिन प्ले के अंदर थ्रू आउट द प्ले एक प्रॉब्लम होती है जिसके सोल्यूशन ढूंढे जा रहे होते हैं, जिसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही होती है, और अगर वो कॉमेडी हो तो रिजॉल्व हो जाता है और अगर ट्रेजेडी हो तो नहीं रिजॉल्व होता। जब सेटिंग की बात की जाती है तो वियना की सिटी दिखाई जाती है जहाँ पे कैथोलिक सिस्टम नाफिज है, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट चर्च नाफिज है, लेकिन वहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट हैं। प्रोटेस्टेंट से मुराद ये है कि वो जो कैथोलिक चर्च को फॉलो नहीं करना चाहते बल्कि आज़ादी से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन स्टिल जो हुक्मरान मौजूद हैं वो रिलीजन, कुछ हुक्मरान जो मौजूद हैं वो रिलीजन को फोकस करना चाहते हैं। जब थीम इस कॉमेडी की जिक्र की जाती है पनिशमेंट, सेक्स, मैरिज, रिलीजन और रोल ऑफ वुमेन है। जब हम कैरेक्टर का जिक्र करते हैं तो पहला कैरेक्टर मेरे पास जो मौजूद है वो इजाबेला का है। इजाबेला मेन कैरेक्टर है, वर्चुअस है, इसके अलावा अपने भाई क्लॉडियो से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। ये पूरी स्टोरी इजाबेला के इर्द गिर्द घूमती है क्योंकि इजाबेला ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है इस पूरे प्ले के अंदर जो उसका लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो सकता है। इजाबेला चर्च में काम करती है और नर्नरी ज्वाइन करना चाहती है, यानी कि सारी ज़िंदगी नन बन के गुजारना चाहती है, किसी से कभी शादी नहीं करना चाहती। लेकिन इजाबेला की लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि उसे ये चीज़ छोड़नी पड़ रही है। तो इजाबेला किस तरीके से इस प्रॉब्लम से डील करेगी इस प्ले में दिखाया है। इसके बाद द ड्यूक है। ड्यूक जो है वो राजा को कहते हैं और सेंट्रल फिगर है इस स्टोरी का, इसलिए क्योंकि सारा टाइम ये प्ले के अंदर मौजूद होता है लेकिन डिस्गाइज में मौजूद होता है। इसने अपने आप को चर्च के फ्रायर की तरह ड्रेसिंग कर रखी होती है, यानी कि एक मलंग बंदा बन के घूम रहा होता है। ड्यूक बाय नेचर अच्छा है, काइंड हार्टेड है और आखिर में सही फैसले देगा। इसके बाद क्लॉडियो। क्लॉडियो जो है हमारी हीरोइन इजाबेला का भाई है और क्लॉडियो से एक गलती हो गई है। क्लॉडियो ने जिस औरत से शादी करनी होती है जिससे वो इंगेज्ड होता है, प्रेग्नेंट हो जाती है, और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो जो कैथोलिक चर्च वाले होते हैं वो कहते हैं कि क्लॉडियो को सज़ा दी जाए क्योंकि उसने एक इमोरल एक्ट किया है। नेक्स्ट कैरेक्टर जो मेरे पास मौजूद है वो लॉर्ड एंजेलो का है। लॉर्ड एंजेलो जो है वो टेम्परेरी ड्यूक बने हुए हैं। जो असल ड्यूक है स्टोरी का वो लॉर्ड एंजेलो को, अपने गवर्नर को अपनी सीट देके जाता है कि मैं कुछ अरसे के लिए जा रहा हूँ, तुमने सिटी को रन करना है। लॉर्ड एंजेलो जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और इनके अंदर कोई मर्सी नहीं है। इसके साथ साथ ये लोथसम और हिपोक्रेट भी हैं। दूसरों पे तो चर्च के असूल नाफिज कराना चाहते हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी में नहीं कराना चाहते, और इजाबेला को तंग भी यही करते हैं। और इजाबेला की लाइफ के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो लॉर्ड एंजेलो की वजह से आती हैं।
एस्कलस जो है वो हमारे असल ड्यूक का सही साथी है और लॉर्ड एंजेलो को बहुत दफ़ा मना करता है कि बुरी हरकतें मत करो। लूसियो जो है ये एक यंग कैरेक्टर है, कॉमिक कैरेक्टर डालने के लिए शेक्सपियर ने इस्तेमाल किया है। मैरियाना जो है वो एंजेलो की, जो कि गवर्नर है, उससे उसने शादी करनी होती है, लेकिन एंजेलो इसको छोड़ देता है शादी से पहले, क्योंकि इसका जो जहेज होता है वो सारा डूब जाता है समंदर के अंदर। इसके अलावा एक मिस्ट्रेस ओवर ड्यू दिखाई है, जो कि एक तवाइफ खाना चलाती है वीनिया के अंदर। पॉम्पी एक साइड कैरेक्टर है जो कि एक क्लाउन है। प्रोवोकोस्ट, एल्बो और बार्डिनेंट जो हैं ये तीनों लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर हैं और तीनों सर्व करते हैं लॉर्ड एंजेलो को। जूलियट जो है वो क्लॉडियो की लवर है और यही वो औरत है जो प्रेग्नेंट हुई है। प्ले मेजर फॉर मेजर की कंप्लीट समरी को डिस्कस करते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से इस प्ले का आइडिया हो जाए। दिखाया जाता है कि जैसे ही प्ले स्टार्ट होता है तो जो हमारे पास ड्यूक मौजूद है वो सिटी छोड़ के जा रहा होता है और अपनी जगह पे वो लॉर्ड एंजेलो को छोड़ के जा रहा होता है। ड्यूक कहता है कि मैं कुछ अरसे के लिए बाहर जाना चाहता हूँ और जब तक मैं बाहर हूँ तो मेरे सारे इख्तियार जो हैं वो लॉर्ड एंजेलो के पास मौजूद है, यानी कि मेरी जगह पे जो भी काम करेगा वो लॉर्ड एंजेलो करेगा। लॉर्ड एंजेलो जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन है और ड्यूक उसे बहुत अच्छा समझता है, इसलिए उसे अपनी जगह देके जा रहा है। ड्यूक ये कहता है और चला जाता है। ड्यूक असल में सिटी छोड़ के नहीं गया होता बल्कि सिटी के अंदर ही मौजूद होता है और सिटी के अंदर चर्च का एक बंदा फ्रायर के गेटअप के अंदर मौजूद होता है। फ्रायर आप मलंग या फिर फ़कीर इंसान की तरह ले सकते हैं जो सिटी के अंदर घूमना चाहता है और लोगों रियल पीपल से मिलना चाहता है, उनके रियल मसलों को देखना चाहता है। जैसे ही ड्यूक चला जाता है, लॉर्ड एंजेलो जो है वो साबित होता है कि एक बहुत ही स्ट्रिक्ट, मोरलिस्टिक और एक ऐसा बंदा है जिसका डिसीजन कोई चेंज नहीं करा सकता। लॉर्ड एंजेलो को पता लगता है कि वीनिया की सिटी के अंदर एक बंदा मौजूद है, क्लॉडियो, जिसने अपनी ही फियांसे को प्रेग्नेंट कर दिया है शादी से पहले। लॉर्ड एंजेलो जैसे ही ये बात सुनता है वो क्लॉडियो को बुलाता है और मौत की सज़ा सुना देता है, क्योंकि लॉर्ड एंजेलो जो है वो अपने अंदर ये डिसाइड कर चुका होता है कि सिटी के अंदर जितने भी ब्रॉथल्स, जुआ खाने, शराब खाने या सेक्सुअल एक्टिविटी के जितने भी सेंटर्स मौजूद हैं वो सारे के सारे हमारे क्रिश्चियन लॉ के खिलाफ जाते हैं, क्रिश्चियन फेथ के खिलाफ जाते हैं। तो हम सिटी वीनिया को इन तमाम चीज़ों से पाक कर देंगे, ये सारी चीज़ें अपनी सिटी के अंदर ख़त्म कर देंगे और ऐसी एग्जाम्पल्स कायम करेंगे ताकि लोग अपना बिहेवियर, अपना एटीट्यूड चेंज कर लें और लॉ के अगेंस्ट जाने के बारे में सोचे भी ना। लॉर्ड एंजेलो के पास अगर कोई भी दरख्वास्त आती किसी के बारे में जो क्रिश्चियन के लॉ के खिलाफ होती तो वो उसे रद्द कर देता। इसी तरह क्लॉडियो के बारे में पता चलता है जब उसको कि उसने जूलियट को प्रेग्नेंट कर दिया है शादी से पहले, तो वो उसको सजाए मौत सुना देता है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के फेथ के अकॉर्डिंग अगर शादी से पहले लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया जाए तो ये एक अनलॉफुल एक्ट है और ये अलाउ नहीं है क्रिश्चियनिटी के रिलीजन के अंदर। यही वजह होती है कि क्लॉडियो को मौत की सज़ा सुना दी जाती है और ऐसी मौत की सज़ा सुनाई जाती है जो कि वीनिया के सिटीज़न के लिए एक एग्जाम्पल बन जाए, यानी कि वीनिया का सिटीज़न फिर ऐसा कोई गुनाह कमिट ना कर सके। क्लॉडियो की एक सिस्टर है इजाबेला, जो कि चर्च के अंदर नर्नरी में एंटर होना चाहती है। नर्नरी एक ऐसी चर्च की फील्ड है जिसके अंदर वो औरतें एंटर होती हैं जो सारी ज़िंदगी वर्चुअस रहती हैं, रिलीजियस रहती हैं और चेस्ट रहती हैं, यानी कि कभी किसी से शादी नहीं करती, कभी घर नहीं बसाती और सारी ज़िंदगी लोगों की हेल्प करने के लिए वक्फ कर देती हैं। इज़ाबेला का भाई भी अच्छी नेचर का है, लेकिन वो अपनी बहन जैसा बिल्कुल नहीं है, यानी कि जैसे उसकी बहन बिल्कुल रिलीजियस सी है ना और रिलीजन फॉलो करना चाहती है, क्लॉडियो इससे थोड़ा डिफरेंट है। इज़ाबेला को जब पता लगता है कि क्लॉडियो को फांसी की सज़ा सुना दी गई है तो वो एंजेलो के पास जाती है और उससे कहती है कि मेरे भाई को माफ़ कर दो, इस पर थोड़ा सा रहम दिखाओ, जिस पे एंग्लो जो है वो रिफ्यूज़ कर देता है और कहता है कि कोई और ऐसा तरीका निकल सकता है कि क्लॉडियो की जान बच जाए। इज़ाबेला उससे पूछती है कि ऐसा क्या तरीका हो सकता है कि क्लॉडियो की जान बच जाए, तो एंग्लो उसे बताता है कि अगर तुम मेरे साथ रात गुजारो, यानी कि हैव अ सेक्सुअल इनकाउंटर विद मी, तो मैं उसकी जान बख्श दूंगा, जिस पे इज़ाबेला शॉक हो जाती है और वो फ़ौरन से उसको रिफ्यूज़ कर देती है। इज़ाबेला अपने भाई क्लॉडियो से जेल में मिलने जाती है और उससे पूछती है कि इस तरह मुझे एंग्लो ने कहा है, तो क्लॉडियो पहले तो एग्री हो जाता है लेकिन बाद में उसे मलामत होती है और उसे मना कर देता है कि इज़ाबेला ऐसा मत करना। इज़ाबेला जो है वो ज़िंदगी की कश्मकश में मौजूद होती है कि क्या उसे एंग्लो के साथ सो जाने के बाद अपने भाई की जान बचा लेनी चाहिए या फिर उसे क्लॉडियो को फांसी लगते देख लेना चाहिए। इज़ाबेला बहुत ज़्यादा परेशान होती है, शहर से गुजर रही होती है, इसी दौरान वो एक फ्रायर से टकराती है। वो फ्रायर वही ड्यूक होता है जो कि ड्रेस्ड हुआ हुआ होता है या डिसगाइज्ड हुआ हुआ होता है। जैसे ही वो ड्यूक से टकराती है वो सारा मसला अपना ड्यूक को बताती है। वो समझ रही होती है कि एक आम बंदा फ्रायर है जो उसकी बात सुन रहा है।
इसी बात पे ड्यूक इज़ाबेला को कहता है कि तुम एंग्लो की सारी बात मान लो, क्योंकि उसकी एक लवर है मैरियाना, जो उससे शादी करने वाली थी, जिससे वो एंगेज था, और उससे वो शादी नहीं करता वो इस वजह से क्योंकि उसका सारा जो जहेज़ है मैरियाना का वो जहाज़ में डूब जाता है, जिसमें उसका एक भाई भी मर जाता है। जब एंग्लो तुम्हें रात गुजारने के लिए बुलाए तो तुम मुझे बताना, मैं मैरियाना को तुम्हारी जगह पे भेज दूंगा। इज़ाबेला जो है वो ड्यूक का प्लान से एग्री करती है और एंजेलो से भी मान जाती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रात गुजारूंगी। रात को चैम्बर में दिखाया जाता है कि एंग्लो जाता है तो अंधेरा होता है, उसे पता नहीं लगता कि कौन बैठा हुआ है, और वहाँ पे बैठी होती है मैरियाना, जो उसकी फियांसे होती है, जिससे वो रिश्ता तोड़ चुका होता है। अगली सुबह अकॉर्डिंग टू द पैक्ट एंग्लो ने क्लॉडियो को फ्री करना होता है, लेकिन एंग्लो ऐसा नहीं करता। एंग्लो इसलिए ऐसा नहीं करता क्योंकि वो नहीं चाहता कि क्लॉडियो उससे बदला ले इज़ाबेला का। तो एंग्लो है ऑर्डर दे देता है कि क्लॉडियो को दूर ले जाके इसका सर काट दिया जाए। एंग्लो के जो नौकर हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं, वो ऐसे ही करते हैं, क्लॉडियो को ले जाते हैं, लेकिन वहां पे ड्यूक क्लॉडियो को बचा लेता है और किसी और का सर, यानी कि एक डेड पायरेट का सर दे देता है, जिससे एंग्लो को लगता है उसका सर देख के कि क्लॉडियो को मार दिया गया है और उसका ऑर्डर पूरा हो गया है। और इज़ाबेला को बताया जाता है कि तुम्हारा भाई जो है उसका सर उड़ा दिया गया है, जिस पे इज़ाबेला बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाती है और वो कहती है कि मैं ड्यूक को कंप्लेन लिखूंगी। इसी दौरान शोर होता है कि ड्यूक जो है वो सिटी के अंदर वापस आ गया है। अब एंग्लो जो होता है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि पूरे जितने भी सिटीजन है वो उसके खिलाफ कंप्लेन करने वाले हैं। इज़ाबेला एक और साइड पे मौजूद है। तो जैसे ही ड्यूक आता है, एंग्लो जो है वो दोबारा से उसकी खुशामंदी के अंदर लग जाता है और उसको कहता है कि हाँ, सिटी के अंदर बिल्कुल सही सब कुछ रहा है और आपके जाने के बाद हमने आपकी हर ख्वाहिश का एहतराम किया है। ड्यूक वापस आने पर सब जितने भी लोग कंप्लेनेंट्स होते हैं उनसे मिलता है, उनकी स्टोरी सुनता है, इज़ाबेला से भी सुनता है, और एंग्लो के सामने ऐसे एक्ट करता है जैसे वो सबकी बात सुन रहा है, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हो रहा। इसी दौरान एंग्लो झूठ पे झूठ बोले चला जाता है कि ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। ड्यूक कुछ देर बाद उठ के जाता है और अपने फ्रायर के कपड़ों में वापस आ जाता है, जिससे सबको पता लग जाता है कि ये जो ड्यूक जो बादशाह है यही फ्रायर बन के घूम रहा था हमारे साथ, और सारे वाकये और किस्से इसे पता है। इस पे एंग्लो जो है वो अपने सारे जो गुनाह है उनका एतराफ़ कर लेता है और क्लॉडियो भी सामने निकल के आता है, जिससे इज़ाबेला को पता लगता है कि मेरा भाई अभी ज़िंदा है। ये चीज़ देखने के बाद मैरियाना और इज़ाबेला जो हैं वो ड्यूक से रिक्वेस्ट करती हैं कि एंग्लो की जान बख्श दी जाए, जिस पे एंग्लो की जान बख्श दी जाती है और वो मैरियाना से शादी कर लेता है। क्लॉडियो भी जूलियट से शादी कर लेता है और ड्यूक आखिर के अंदर इज़ाबेला को शादी के लिए प्रपोज़ कर देता है और यहीं पे प्ले ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको समरी समझ आ गई होगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। वीडियो को काइंडली लाइक कर दिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।